नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनके भूतिया बंगले की। अपनी हर एक फिल्म के उससे पहले वाली फिल्मों से अधिक सफल होने की वजह से राजेश खन्ना को उन दिनों यकीन होने लगा था कि वो एक तरह से बादशाह ही हैं। लेकिन अंदर कहीं गहरे में वो जानते थे कि जो भी हुआ उसमें अनदेखे अनजाने तत्वों का बहुत हाथ था। शायद इसी एहसास ने उन्हें सीधे राजेंद्र कुमार का बंगला डिंपल खरीदने के लिए उकसाया और जब जुबली कुमार ने उसे बेचने के लिए पेश कर दिया। और उस बंगले के बारे में बहुत सारी कहानियां थीं। उस बंगले को भूत बंगला कहा जाता था, लेकिन यह भी था कि उसी बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत एक तरीके से बदल गई थी। राजेंद्र कुमार बंटवारे के बाद बॉम्बे आए थे और इस शहर में एक घर खरीदना उनका सपना था। जिस शहर ने उन्हें आसरा दिया, पहले उन्होंने B.R. चोपड़ा के गीतों रहित प्रयोग एक फिल्म आई थी कानून, जिसमें कोई गाना नहीं था, 1960 को नामंजूर कर दिया था। मगर जब उन्हें बंगले के लिए उपलब्ध होने के बारे में पता चला कि बंगला एक बिक रहा है, मौजूद है, तो उसकी कीमत चुकाने के लिए न सिर्फ कानून की बल्कि 2 और फिल्में भी उन्होंने B.R. चोपड़ा के साथ की। और जब राजेंद्र कुमार ने घर खरीदा तो उसे भूतहा माना जाता था, यानी कि भूत बंगला कहलाता था। लेकिन मनोज कुमार की सलाह पर राजेंद्र कुमार ने उसमें प्रवेश करने से पहले कई तरह की पूजा पाठ करवाई। उन्होंने बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिंपल रखा और उसमें रहने के बाद वो जुबली स्टार बने। 6 दशक के अंत में राजेंद्र कुमार ने एक और घर बनवाया और डिंपल को बाजार में उतार दिया, यानी कि अपने घर को बेकाऊ कर दिया। राजेंद्र कुमार की तरह राजेश खन्ना ने भी घर खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए एक दक्षिण भारतीय निर्माता की फिल्म करने के लिए हामी भर दी, जिसमें उनके साथ एक हाथी को भी रखा गया था। राजेश खन्ना डिंपल नाम को बरकरार रखना चाहते थे और इस आशा में कि घर और राजेंद्र कुमार की खुशकिस्मती उन्हें भी मिल जाएगी। लेकिन राजेंद्र कुमार ने पहले ही अपने नए घर का नाम डिंपल रख दिया था और राजेश खन्ना को यह नाम रखने की इजाज़त नहीं दी। राजेश खन्ना ने घर का नाम आशीर्वाद रखा और बचाव के लिए प्रवेश करने से पहले एक हवन भी करवाया कि किसी बची हुई बुरी शक्ति से बचा जा सके। अगर चूंकि भूत बंगला उसे कहा जाता था तो राजेश खन्ना के मन में भी थोड़ा सा डर था। अब आशीर्वाद में आ जाने के बाद बादशाह होने का दिखावा पूरा हो गया। घर के गैराज में एक बहुत बड़े बार में बदलने के बाद, यानी कि जिसमें शराब की तमाम किस्में हुआ करती थीं, जहां राजेश खन्ना अपना दरबार लगाते थे। और इस प्रसिद्ध दरबार के बाहर राजेश खन्ना दसियों निर्माताओं को इंतज़ार करवाते और उनके कुछ वक्त वहां गुजार लेने के बाद ही दर्शन देते। वो अपने मशहूर रेशमी लुंगी कुर्ता में अवतरित होते और उस कुर्सी पर बैठते जो साफ तौर से बाकी कुर्सियों से कुछ ऊंची जगह पर रखी जाती। बिल्कुल राजा की तरह एक दरबार लगता था। राजा और प्रजा में फर्क करने के लिए केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को उनके निजी कमरे तक पहुंच थी और कई बार बाहर इंतजार करने वाले पास से गुजरने वालों को अपनी सिफारिश करने को कहते। जॉनी बख्शी एक ऐसे ही शख्स हुआ करते थे और जॉनी बख्शी की राजेश खन्ना से मुलाकात 2 रास्ते के सेट पर हुई थी, जहां वो प्रोडक्शन कंट्रोलर, यानी कि जो प्रोडक्शन का निर्माण होता उसका हिसाब रखने वाले थे। और उन्हें याद है कि कैसे राजेश खन्ना को एक सितारे की तरह पेश आना पसंद था, क्योंकि वो जानते थे कि वो ऐसा कर सकते थे। बख्शी को ऐसे कई मौके याद हैं जब राजेश खन्ना व्यस्त होने का बहाना करके शक्ति सामंत जैसे लोगों के भी फ़ोन नहीं लेते थे। सोचिए, वो शक्ति सामंत जिन्होंने राजेश खन्ना को एक कलाकार से स्टार और स्टार से सुपरस्टार बनाया, जबकि वो अंदर बैठे गप्पे मार रहे होते थे, लेकिन शक्ति सामंत जैसे लोगों के फ़ोन बिजी कहकर इग्नोर करते थे और वो कहते थे कि कह दो साहब बिजी हैं और 1 घंटे में फ़ोन करें, जबकि वो आसानी से फ़ोन ले सकते थे। कभी कभी राजेश खन्ना एक व्यक्ति को चुन लेते और उसे पूरी मंडली का जोकर बना देते।
जॉनी बख्शी इसकी वजह राजेश खन्ना का राज कपूर का अनुसरण करने की कोशिश करने को ठहराते थे। फिल्मी दुनिया में केवल दो लोग थे राजेश खन्ना जिनके पैर छूते थे, एक जीपी सिप्पी और दूसरे राज कपूर। और शोमैन की तरह ही राजेश खन्ना को भी एक आदमी को वो पकड़ लेते थे। पूरी शाम एक ही आदमी की कीमत पर मजा लूटने के अलावा राज कपूर की तरह राजेश खन्ना को भी खुशामदियों, जी हुजूरों और चमचों को अपने इर्द गिर्द मंडराना पसंद था। श्याम केशवाणी एक वकील जो शक्ति सामंता के माध्यम से राजेश खन्ना से मिले रोज आने वालों में से था और वो बताता है कि कैसे वो बेहद संजीदा नजर आते निर्माताओं को बाहर बैठे देखता जैसे कोई सरकारी दफ्तर हो। राजेश खन्ना के उत्थान ने इस तरह के आलापों के लिए भी एक प्रेरणा दी, जैसे ऊपर आका नीचे काका, जिससे काका को मिले ऊंचे दर्जे के बारे में कोई शक नहीं रहता। वो बदकिस्मत निर्माता जिन्हें काका की खुदाई के मुताबिक चलना पड़ता, पावन निजी कमरे के अंदर जाने वाले किसी की भी मिन्नत करते कि उनकी सिफारिश कर दें काका से, लेकिन अंदर रात भर शराब बहती और वहां हाजिर ज्यादातर लोग काका की तारीफों के गीत गाते रहते। कभी कभी राजेश खन्ना अपनी ही सफलता पर चकित हो जाते और हर तरफ से प्रशंसा चाहते। वो लगातार ऐसे लोगों को ढूंढते जो उन्हें बताते रहें कि वो बढ़िया थे और कामयाबी के हकदार भी, चाहे उन्होंने अपनी ख्याति और लोकप्रियता को ज़्यादा संजीदा से न लिया हो। लेकिन जो घोर प्रशंसा उनके नहीं होती, उनके सहमत ना होते या उनके साथ मिली जो ज़रा ज़्यादा ही गंभीरता से लिया, जो लोग उनके साथ सहमत नहीं होते या कोई अलग नज़रिया रखते, चाहे चर्चा के लिए ही, उन्हें अक्सर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। और जिस ढंग से राजेश खन्ना अपने दरबार से लोगों को बाहर कर देते वो बहुत ही नाटकीय होता था। जो बात उन्हें पसंद नहीं आती उसे आंकते और ऐलान कर देते, आपको हमारा दरबार छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल इसी अंदाज में हर रात यही कहानी चलती और आने वाले हर सुबह सूरज चढ़ने के काफी देर बाद शुरू होती थी। साल 1990 में दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने स्वयं बताया कि कैसे वक्त पर सेट पर पहुंचना एक दुश्वार काम था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन राजेश खन्ना राज की शूटिंग के पहले ही दिन देर से पहुंचे थे। अब जबकि वो क्षितिज पर सबसे चमकता सितारा थे, उनसे वक्त की पाबंदी की उम्मीद करना ही बेतुका था। केतन आनंद का मानना है कि हालांकि राजेश खन्ना ने कभी उनके पिता चेतन को आखिरी खत की शूटिंग के दौरान परेशान नहीं किया, फिर भी राजेश खन्ना के देर से आने के बारे में काफी कुछ कहा जाता था। उनका कहना है कि कुछ सितारों को छोड़कर कोई भी वक्त पर नहीं आता था, खासकर अगर सुबह 9 बजे की पारी हो, शिफ्ट हो, तो शायद राजेश खन्ना को उनकी बदनाम रात भर की रंगरलियों के कारण चुना जाता था। हाशिम सामंत, जो शक्ति सामंत के बेटे हैं, वो बताते हैं कि आशिम सामंत को अपने पिता या किसी वरिष्ठ निर्माता का दरबार का हिस्सा बनना भी याद नहीं। वो ये मानते हैं आशिम कि उनके पिता कभी इस तरह के दरबार में नहीं गए। जो भी था, राजेश खन्ना की शोहरत की तरह उनके शराब पीने की कहानियों ने बदनामी भी बटोरी, लेकिन राजेश खन्ना की हरकतों का कोई बुरा असर बुरा मानता नहीं था। दरअसल जब तक वो बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में देते रहे, वो जितना देर से आप चाहते आ सकते थे, लेकिन एक बार कैमरे के सामने आ जाते तो सब ठीक हो जाता। वो कभी निर्माताओं के बीच भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई भी बैनर रहा हो, और सबके साथ उनका बर्ताव एक सा था। कई बार वो बकाया रकम भी छोड़ देते ताकि निर्माता अपनी फिल्म रिलीज कर सके। ये राजेश खन्ना की दरियादिली का हिस्सा है। अगर आशीर्वाद की हदों के अंदर की गतिविधियां किसी राजा के होने का आभास देती, तो घर के सामने कार्टर रोड पर जमा प्रशंसकों की भीड़ की कतार राजा होने को सिद्ध करती। खून में लिखी गई चाहने वालों की चिट्ठियां, राजेश खन्ना की तस्वीरों और इश्तहारों में उनके होंठों पर चिपकाए गए च्युइंगम, लड़कियों को राजेश खन्ना की तस्वीर से शादी कर लेना और लड़कियों का उनकी सफ़ेद कार को लाल लिपस्टिक से रंग देना उस अत्यधिक प्रशंसा को दर्शाता है जिसका आनंद उन्होंने उठाया। दूसरी तरफ मर्द उनकी तरह बनना चाहते थे और उनके मशहूर गुरु कुर्ता पहनने शुरू कर दिए, जिन्होंने राजेश खन्ना को लोकप्रिय बनाया था।
बलदेव पाठक द्वारा बनाए गए, जिसने राजेश खन्ना की पोशाकें साल 1979 तक बनाई, गुरु कुर्ता का चलन केवल पुरुषों में ही नहीं बल्कि औरतों में भी तेजी से फैला। पाठक की बड़ी दुकान श्रीमान कॉस्ट्यूम्स कलकत्ता जैसे दूर दराज जगहों से भी ग्राहकों को खींचती और एक बार तो राजेश खन्ना के पहनने के बाद उसने 2000 कुर्ते बेचे। जिस तरह से अभिनेता की लोकप्रियता ने कार्टर रोड पर उसके पते को पर्यटकों के लिए देखने की जगह बना दिया, उसी तरह आशीर्वाद ने राजेश खन्ना की अनोखी कहानी को बनाए रखने में बहुत योगदान दिया। हर रोज बॉम्बे घूमने आने वाले हजारों लोगों को बंगले तक ले जाया जाता और अगर किस्मत साथ देती तो वो हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार के दर्शन भी पाते। घर अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन राजेश खन्ना को इस सब में अपना हिस्सा निभाने में दिलचस्पी नहीं थी। बंगला खरीदने के लिए जिन फिल्मों का राजेश खन्ना ने करार किया था उनमें एक थी चिनप्पा देवर की हाथी मेरे साथी साल 1971 की। कई बार लिखी जाने वाले ये पटकथा, उसके बाद भी उसमें कोई खास रंगत नहीं आई। तसल्ली लायक कुछ पाने के लिए राजेश खन्ना ने सलीम खान और जावेद अख्तर से हाथी मेरे साथी पर हाथ आजमाने को कहा। ये जोड़ी अपने लिए अलग से श्रेय चाहती थी, जिसे लेकर उस समय के सुपरस्टार को कोई परेशानी नहीं थी। उसने जावेद अख्तर को भरोसा दिलाया कि अगर वो दोनों ढंग का कुछ कर पाए तो वो उन्हें केवल पर्दे पर ही श्रेय नहीं दिलवाएंगे बल्कि जितना पैसा उन्हें सिप्पी फिल्म्स में मिलता था उससे कहीं ज़्यादा पैसा भी दिलवाएंगे। राजेश खन्ना थोड़ी बहुत ढंग की पटकथा चाहते थे और उन्हें पर्दे पर शर्मिंदा ना हो, कुछ ऐसा, क्योंकि पैसा उन्होंने चिनप्पा देवर से काफ़ी ले लिया था और बंगला खरीदने के लिए, जिसे वो हाथियों के एक जुलूस के साथ बांटने वाले थे उस पूरी फिल्म को। सलीम जावेद को पहली बार औपचारिक रूप से श्रेय दिलाने वाले हाथी मेरे साथी फिल्म न केवल उस साल की सबसे सफल फिल्म साबित हुई बल्कि राजेश खन्ना के करियर की भी। हालांकि फिल्म चिनप्पा देवर की अपनी लिखी एक कहानी पर आधारित थी। राजेश खन्ना को उत्साहित उसकी पटकथा ने किया था। सलीम खान का मजमून और पटकथा लिखने के ढंग ने ही फिल्म को बच्चों तक पहुंचाया। जनसंख्या का एक ऐसा हिस्सा जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन जो माता पिता को बार बार सिनेमा घरों की ओर ढकेलता। तनुजा को याद है कि कैसे उनकी छोटी बेटियां, उस समय की 6 साल की काजोल और 3 साल की तनीषा ने उनसे हफ्तों तक बात नहीं की। उनको हाथी रामू की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। विशेष राजेश खन्ना चलन में फिल्म के गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और संगीतबद्ध आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए बहुत लोकप्रिय हुए। हालांकि एल्बम में 2 लता किशोर के भावपूर्ण युगल गीत थे, दिलबर जानी चली हवा मस्तानी या सुन जा आ ठंडी हवा फिल्म का उल्लास भरा शीर्षक, या चल 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 मेरे हाथियों मेरे साथी किशोर कुमार का हृदय विदारक गीत भी इसमें है। एक है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में गज़ब का गीत रहा, बहुत मशहूर हुआ। हाथी मेरे साथी के साथ बहुत कुछ ऐसा जुड़ा है जो पहली बार हुआ, लेकिन एक बार जो राजेश खन्ना कभी नहीं भूलते वो ये कि कैसे फिल्म के निर्माण के दौरान वो ज़्यादातर इस बात का ध्यान रखते कि समय पर पहुंचे। उन्हें याद है कि कैसे उन्होंने निर्माता चिनप्पा देवर को एक छोटे से लड़के के सेट पर आते ही उसे छड़ी से पीटते देखा। जब कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा तो राजेश खन्ना ने इसके बारे में पूछा। देवर ने कहा कि चूंकि राजेश खन्ना एक बड़ा सितारा थे जो जब चाहें तब आएं, वो एक निर्माता के रूप में लाचार अनुभव करते थे, इसलिए वो अपना गुस्सा उस लड़के पर निकालते थे। बड़े सितारों को लेकर फिल्म बनाने वाले अन्य निर्माताओं की तरह जिनके पास सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस घटना ने राजेश खन्ना को हिला दिया और फिर कभी वो हाथी मेरे साथी के सेट पर तो कम से कम देरी से नहीं पहुंचे। जो व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा आनंद और हाथी मेरे साथी ने पाई, उससे राजेश खन्ना का करियर एक नए दौर में पहुंच गया। जिस तरह आराधना ने खामोशी से उनके उत्थान की सूचना दी, इन दोनों फिल्मों की सफलता ने एक पठार का आरंभ किया। 1971 के अंतिम महीनों में छोटी बहू और महबूब की मेहंदी ने राजेश खन्ना को टिकट खिड़की पर शानदार दौड़ के साथ एक गिरावट भी देखी।
मर्यादा से विपरीत छोटी बहू साल 1971 की बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाई, चाहे उसमें उस समय का सबसे बड़ा सितारा और पर्दे की सबसे सफल जोड़ी थी। शीर्षक भूमिका में शर्मिला टैगोर के साथ छोटी बहू शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास बिंदूर छेली पर आधारित थी और इसमें प्रभावशाली अभिनेताओं की बढ़िया अदाकारी थी, जिनमें सह भूमिकाओं में निरूपा राय और शशिकला भी थीं। किसी तरह की बनावट के बिना राजेश खन्ना की अदाकारी नफीस और राधा के रूप में शर्मिला टैगोर की अति को संतुलन से पूरा करती है। उनकी अदाकारी ऐसी है कि याद रखी जाए, लेकिन फिल्म के अति नाटकीयपन ने बॉक्स ऑफिस पर उनकी सफलता को नुकसान पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के उसे खोज निकालने में रुकावट पैदा कर दी। छोटी बहू के बाद राजेश खन्ना के लिए साल 1971 अच्छे ढंग से समाप्त नहीं हुआ। महबूब की मेहंदी के साथ, जो उन्होंने हरनाम सिंह रावल के साथ मिलकर बनाई थी, जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन के निर्माताओं में से भी एक थे और छठे दशक में बेहद लोकप्रिय रह चुकी मुस्लिम पृष्ठभूमि पर बनी सामाजिक फिल्में कई अभिनेताओं और निर्माताओं की मनपसंद विधा थी। एक शैली के तौर पर यह बहुत सफल रह चुकी थी। हालांकि यह आरोप लगाया जाता था कि वो समाज के जिस हिस्से को दिखाती है उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। उस वक्त के सबसे बड़े और फुर्तीले दिखने वाले सितारे राजेश खन्ना को उनकी ट्रेडमार्क फिल्मों से बिल्कुल अलग किरदार में पेश करने वाली महबूब की मेहंदी से बहुत उम्मीदें थीं। हालांकि इस प्रकार की फिल्मों की लोकप्रियता में कुछ समय से गिरावट आई थी, फिर भी दर्शकों के दिल में उनके लिए कमजोरी थी और इस प्रकार की फिल्मों की हर एक खासियत, शानदार सेट, कुछ रसीले गाने होने की वजह से महबूब की मेहंदी को ऐसी फिल्मों के नए जीवन के रूप में पेश किया गया लेकिन वो एक शानदार निराशा ही साबित हुई। राजेश खन्ना की अगली फिल्मों ने उनके कुछ हटकर करने की कोशिश को सफल किया और कुछ ऐसा ही जो बिल्कुल अनदेखा भी हो। अगले पॉडकास्ट में सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।